हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर पावर शेयरिंग का पार्ट 4। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था अबाउट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में कितने डाइवर्सिटीज़ के लोग रहते हैं, कितने टाइप्स के लोग रहते हैं, ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। इस लेक्चर में हमें क्या बात करनी है? तो सेम जिस तरीके से बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन देखने के बाद हमने देखा था कि एथनिक कंपोजिशन से जो बेल्जियम में प्रॉब्लम शुरू हुई थी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए थे, सेम तरीके से यहाँ पे हमें बात करनी है कि श्रीलंका में जो एथनिक कंपोजिशन थी उसको एक साथ लाने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या काम किया था। क्या ऐसा कुछ किया था जिससे श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो एक साथ इजीली अकोमोडेट कर सके श्रीलंका में? देखो, कहीं पे भी अगर डाइवर्सिटीज़ होती हैं तो वहाँ पे सबसे ज़रूरी होता है कि सबको इक्वलिटी के बेसिस पे देखना, सबको एक समान रूप से देखना, तब जाके वहाँ पे पीस मेंटेन हो सकता है, शांति से लोग रह सकते हैं, एक साथ मिलके रह सकते हैं। तो बेल्जियम के एग्जाम्पल में तो हमने देखा कि गवर्नमेंट ने 4 टाइम्स अमेंडमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस लाए, पूरी कोशिश किए लोग कि जो वहाँ की डाइवर्सिटीज़ हैं वो इजीली अकोमोडेट कर सके। बट क्या श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा किया था? ये आज के लेक्चर में हमें देखना है। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखो, 1948 में जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो वहाँ की न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होने वाली थी उसका मेन रोल आता है यहाँ पे। हुआ क्या था, 1948 में जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ तो आफ्टर इंडिपेंडेंस वहाँ के जो सिनाला स्पीकर्स थे वो चूंकि मेजोरिटी में थे तो दे वांटेड टू गेट सुप्रीमेसी या दे वांटेड टू गेट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट पे ये अपना डोमिनेंस चाहते थे बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो मेजोरिटी में थे, सिनाला स्पीकर्स मेजोरिटी में थे, तो उन्हें लगता था कि गवर्नमेंट पे उनका ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, उनका डोमिनेंस होना चाहिए। तो क्या पॉइंट दिख रहा है? जैसे हमने बेल्जियम में क्या देखा था, यहाँ पे हम रिलेट करते चलेंगे। बेल्जियम में हमने देखा था कि वहाँ पे इक्वलिटी मेंटेन करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग ही कहाँ से हो रही है? आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सिन्हाला लीडर्स थे वो कोशिश कर रहे थे टू गेट डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट पे ये कंट्रोल चाहते थे, डोमिनेंस चाहते थे बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, क्योंकि मेजोरिटी में थे। इन्हें लगता था कि हम मेजोरिटी में है तो हमारा रूल होना चाहिए, हमारा डोमिनेंस होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखो, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है यहाँ पे ध्यान से देखना, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉलोड मेजोरिटेरियनिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है? जहां कहीं भी ISM लगा हो वर्ड में लास्ट में, वो हमें एक बिलीफ दिखाता है, एक आइडियोलॉजी बताती है। ठीक है, तो मेजोरिटेरियनिज्म क्या है? ये एक बिलीफ है, ये एक आइडियोलॉजी है। कैसी बिलीफ? तो अ बिलीफ दैट मेजोरिटी कम्युनिटी, मतलब जो मेजोरिटी में है, मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल ओवर द माइनॉरिटी। जो माइनॉरिटी है, जिनकी नंबर कम है, उनके ऊपर मेजोरिटी का रूल होना चाहिए, डिसरिगार्डिंग देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट। उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको क्या चीज़ चाहिए, इसके बारे में कोई परवाह किए बिना इनका मानना ये होता है कि जो मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटी के ऊपर रूल करे। इस कॉन्सेप्ट को, इस बिलीफ को हम कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। राइट डिफिनीशन पूछा जाता है तो मेजोरिटेरियनिज्म क्या है? अ बिलीफ दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड गवर्न या शुड रूल ओवर द माइनॉरिटी डिसरिगार्डिंग देयर या डिसरिस्पेक्टिंग देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट। तो ये होता है मेजोरिटेरियनिज्म। अभी हमने क्या देखा कि श्रीलंका में जब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सिन्हाला लीडर्स थे वो सुप्रीमेसी चाहते थे, तो इन ऑर्डर टू गेट सुप्रीमेसी ये मेजोरिटेरियनिज्म फॉलो करते थे। मेजोरिटेरियनिज्म फॉलो करते थे का मतलब मेजोरिटेरियन पॉलिसीज ये लेके आए। क्यों लेके आए? टू गेट सुप्रीमेसी ओवर द माइनॉरिटी। जो माइनॉरिटी में थे उसके ऊपर ये डोमिनेंस लाने के लिए कुछ ऐसे नए नियम लाए, कुछ ऐसे नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया इन लोगों ने जिससे सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश किसकी हो जाए? सिन्हाला की हो जाए। मतलब कुल मिला जुला के ये है कि वहाँ पे बेल्जियम में हमने देखा था इक्वेलिटी को मेंटेन करने की कोशिश की गई थी। श्रीलंका में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डोमिनेंस पाने की कोशिश की जा रही है, अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश की जा रही है, अपने को पावरफुल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अब श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म फॉलो हुआ और इन ऑर्डर टू गेट सुप्रीमेसी ओवर द माइनॉरिटी क्लास के ऊपर अपने आप को अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करने के लिए लोगों ने क्या किया? इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड। इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला, ओनली सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पे ओनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बता रहा हूँ कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। स्टेटमेंट क्या है? इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड to recognize only Sinhala as the official
लैंग्वेज डिसरिगार्डिंग तमिल्स। क्या मतलब है, देखो वहां पे दोनों कम्युनिटीज वाले लोग थे। मैंने बताया था कि कुछ ऐसे थे जो सिन्हालास बोलते थे, कुछ ऐसे थे जो तमिल्स बोलते थे, और कुछ ऐसे थे जो दोनों लैंग्वेज बोलते थे। तो अगर यहाँ पे सिर्फ सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा तो जो तमिल्स बोलते हैं, सिन्हाला नहीं बोलते हैं, उनको प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में वहां पे किसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए था, दोनों लैंग्वेज को, सिन्हाला एंड तमिल, बोथ द लैंग्वेज शुड बी मेड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। बट वहां पे ओनली सिन्हाला वाज मेड ऑफिशियल लैंग्वेज डिसरिगार्डिंग तमिल्स। तमिल्स को ध्यान ही नहीं दिया गया, सिर्फ सिन्हालास को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। इसलिए यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज ओनली सिन्हाला इंपॉर्टेंट है, ओनली। ठीक है, एक जगह कहीं और बुक में शायद ऐसे भी होगा कि ओनली सिन्हाला, नॉट सिन्हाला एंड तमिल, ऐसे करके दिया होगा, नॉट बोथ। तो दोनों को बनाया जाना चाहिए था, लेकिन दोनों को नहीं बनाया गया, सिर्फ सिन्हाला को बनाया गया। यही इसका सिग्निफिकेंस है, बाकी और कुछ नहीं है। तो पॉइंट क्या हो गया, 1956 एक एक्ट आया जिसकी वजह से सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। इससे क्या हुआ, सिन्हाला सुपीरियर हो गया, सिन्हाला की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। दूसरी चीज क्या किया उन लोगों ने, गवर्नमेंट फॉलोड द प्रेफरेंशियल पॉलिसी। अब ये क्या चीज है, प्रेफरेंशियल पॉलिसी क्या है, तो गवर्नमेंट ने एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी फॉलो किया इन विच दे फेवर्ड सिन्हालास एप्लीकेंट्स, they favored Sinhala applicant for university post and, मतलब यूनिवर्सिटी पोस्ट एंड जॉब्स जो हैं, यूनिवर्सिटी पोस्ट का मतलब कि जो एजुकेशन वगैरह है, एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, ये प्रेफरेंशियल पॉलिसी फॉलो करते थे। कैसी प्रेफरेंशियल पॉलिसी, तो जो लोग सिन्हाला एप्लीकेंट हैं, अगर आप सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हो तो यूनिवर्सिटी में आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। अगर आप सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हो तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आप जॉब जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये था इनकी प्रेफरेंशियल पॉलिसी। अब अगेन आप देख रहे हो कि यहाँ पे फिर से सिन्हाला को सुपीरियर दिखाया गया। अगर आप तमिल बोलते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, आने के बाद, नॉलेज होने के बाद भी यूनिवर्सिटी में जल्दी एडमिशन नहीं होगा, सब कुछ पता होने के बाद भी जल्दी जॉब नहीं मिलेगी। तो ये सब कुछ तरीका अपनाया गया जिसकी वजह से सिन्हाला को सुपीरियर बनाने की कोशिश की गई थी। तीसरा पॉइंट क्या है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शुड, क्या चीज, द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। मतलब क्या है, मैंने पहले ही बताया था कि जो बुद्धिस्ट थे, जो सिन्हाला स्पीकर्स थे, देवर बुद्धिस्ट। तमिल वाले क्या थे, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो बुद्धिस्ट थे, तमिल स्पीकर्स किसी दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और जो दोनों बोलते थे वो क्रिश्चियंस थे। ठीक है, तो तमिल स्पीकर्स किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। बाकी यहाँ पे क्या है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो आया, ठीक है, ये सारी जिसमें पॉलिसीज आ रही थी, वो जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस रखे गए, कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे गए जिसकी वजह से इसमें ये कहा गया कि जो स्टेट है वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा, उसको सिंपली कह सकते हो कि और ज़्यादा बढ़ावा देगा। ठीक है, उसको और ज़्यादा फ्लरिश करने की कोशिश करेंगे। बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करना और फोस्टर करना, फोस्टर करने का मतलब क्या है, फोस्टर करने का मतलब पालना टाइप का कह सकते हो। इसको और ज़्यादा कह सकते हो कि जैसे जानवर वगैरह को हम लोग फूड वगैरह, फूड ग्रेन्स खिला के बड़ा करते हैं, पालते हैं, उस टाइप से। तो बुद्धिज्म को और बढ़ावा देना, ये चीज़ है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट क्या क्या है, कैसे सिन्हालाज ने तमिल्स के ऊपर कैसे अपनी सुप्रीमेसी स्टेब्लिश की थी। तो पहला पॉइंट था 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें सिर्फ सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया डिसरिगार्डिंग तमिल। दूसरा पॉइंट क्या है, तो जो वहाँ की न्यू फॉर्म गवर्नमेंट थी उसने प्रेफरेंशियल पॉलिसी फॉलो करना शुरू किया जिसमें they were preferred या that favored the Sinhala applicant as superior for government jobs and educations। जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं और जो यूनिवर्सिटी एजुकेशंस हैं, यूनिवर्सिटी एडमिशंस हैं, उन सब के लिए उन्होंने सिन्हाला को प्रेफर करना शुरू किया, सिन्हाला को फेवर करना शुरू किया। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो आया दैट स्टिपुलेटेड दैट, उसका ये मानना था, वो ये चीज़ इस्टेब्लिश किया कि जो स्टेट है दैट शुड प्रोटेक्ट द,
क्या चीज? बुद्धिज्म, ठीक है। बुद्धिस्ट लोगों को प्रोटेक्ट करना, बुद्धिज्म धर्म को प्रोटेक्ट करने का काम दिया गया कि जो स्टेट है वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा और उसको फॉस्टर करेगा। फॉस्टर का मतलब और बढ़ावा देगा। अब ऐसे में क्या होगा, एक बार फिर से आप देख रहे हो कि सिन्हालास को सुप्रीमेसी दिया गया, तमिल्स को सुप्रीमेसी नहीं दिया गया। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से तमिल्स को नीचे दिखाया जा रहा था और सिन्हाला को सुपीरियर दिखाया जा रहा था। अब इससे क्या होगा, अगर आपको इंफीरियर दिखाया जाए, किसी को सुपीरियर दिखाया जाए, तो इससे आपके अंदर एक निराशा वाली भावना आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि हमारी कोई इज्जत नहीं है, डिसरिस्पेक्ट दिखेगा, ठीक है, इंसल्ट होगी आपकी, ऐसी फील होगी। तो ऐसी सिचुएशन में इसको कहते हैं हम एलिनेशन की फीलिंग। एलिनेशन का मतलब कह सकते हो कि खुद को दबा हुआ महसूस करने लगते हैं लोग, ठीक है, मतलब अपने आप को जैसे डिस्क्रिमिनेटेड फील करना। तो ये चीज होता है कि अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड लोग फील करने लगे। अब वहां पे सुप्रीमेसी स्टैब्लिश की जा रही थी सिन्हाला की, तो तमिल्स जो थे वो अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड फील करने लगे। अब डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहे थे तो ऐसा तो है नहीं कि बैठे रहेंगे, हाँ भैया ठीक है आपको जो करना है करो, हम डिस्क्रिमिनेटेड फील करेंगे, ऐसा तो नहीं है। वो डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहे थे तो कुछ तो एक्शन लेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, देखो यहाँ पे पहले दिस इंक्रीज्ड एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। यहाँ तक एक स्टोरी हमारी खत्म हो गई कि वहां पे सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई, सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हुई और सुप्रीमेसी स्टैब्लिश होने के बाद तमिल्स जो थे वो एलिनेटेड फील करने लगे। यहाँ तक एक स्टोरी थी। अब जब तमिल्स एलिनेटेड फील करने लगे तो उन लोगों ने क्या किया, दे लॉन्च्ड पार्टीज लॉन्च किया उन लोगों ने। पार्टीज का मतलब ये वाला पार्टी नहीं, बर्थडे पार्टी या वो पार्टी नहीं, यहाँ पे पार्टीज का मतलब है ग्रुप, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह जो होती हैं। तो पार्टीज इन लोगों ने फॉर्म करना शुरू किया। दे लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स, पार्टीज फॉर्म किया और स्ट्रगल करना शुरू किया इन लोगों ने। किस काम के लिए, तो इनका क्या डिमांड था, क्यों ये पार्टीज और स्ट्रगल शुरू कर रहे थे, तो इसका कुछ बेसिक पॉइंट है। दे लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स टू रिकॉग्नाइज तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो देखो यहाँ जो 3 पॉइंट्स आप देख रहे हो, इसी को उल्टा करके लिख दो। पहला पॉइंट क्या था कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, तो दे लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल टू रिकॉग्नाइज तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। दूसरी चीज क्या कह रहा है, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब कह सकते हो कि जो रीजन्स हैं उसमें फ्रीली ये रह सकें। जैसे अभी कहा गया कि बुद्धिज्म को प्रमोट नहीं किया जा रहा था, ये पॉइंट जो है बुद्धिज्म को प्रमोट किया जा रहा था। सिन्हाल तमिल्स जो थे, तमिल्स वाली जो कम्युनिटी थी, अब इसका आंसर नहीं मैं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो तमिल्स वाली जो कम्युनिटी थी इसको प्रेफर नहीं किया जा रहा था, इसको फॉस्टर नहीं किया जा रहा था, इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा था। तो इस वजह से ये चाहते थे कि रीजनल ऑटोनॉमी मिले, मतलब कि सिंपली कह सकते हो, अभी आगे देखोगे कि ये लोग चाहते थे कि एक सेपरेट एरिया मिले इन लोगों के रहने के लिए, जहाँ पे इनको फ्रीली रहने की परमिशन हो। अगर सेपरेट एरिया में तमिल्स रहेंगे तो वहाँ पे ये अपना रीजनल ऑटोनॉमी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर रीजन में सिर्फ तमिल वाले रहेंगे तो वहाँ पे इनकी इज्जत रहेगी, ठीक है। तो रीजनल ऑटोनॉमी चाहते थे और साथ में एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब्स एंड एजुकेशन। जो तीसरा पॉइंट हमारा था कि पॉलिसी, प्रेफरेंशियल पॉलिसी ये फॉलो करते थे। जो यूनिवर्सिटी एडमिशन्स वगैरह हैं और गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें सिर्फ ये सिन्हालास को प्रेफर करते थे, उस चीज़ को भी अपोज करना चाहते थे। ये चाहते थे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सारी कम्युनिटीज़ को, उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। तो इतने के साथ अब देखो ये एक पॉइंट हो गया कि दे लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर किस किस चीज़ों के लिए, तो 3 पॉइंट हमने देखा। एक और जो मेन काम था इन लोगों का, बाई 1980 आते आते क्या हुआ, बाय 1980s मेनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड। बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन गई। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पार्टीज कह सकते हो, बहुत सारी पार्टीज बन गई। एज देखो एक एग्जांपल मैंने लिखा है, एज LTTE। LTTE क्या है, ये इसका मतलब है लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल एलम। अभी इसका मतलब क्या है ये समझाऊंगा। ये सिंपली कह सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, एक पार्टी था जो तमिल्स के सपोर्ट में काम कर रहा था। तो मेनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एंड किस चीज की डिमांड कर रहे थे, डिमांडिंग एंड इंडिपेंडेंट तमिल एलम इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। मतलब क्या है, मैंने जब मैप बताया था तो ऐसी श्रीलंका का मैप था कुछ, तो मैंने बताया था कि ये जो नॉर्दर्न पार्ट है और ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स रहते थे, ठीक है। तो जब इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू किया गया तो ये जो श्रीलंकन तमिल्स थे ये चाहते थे कि ये वाला जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहाँ पे इनको सेपरेट इलम दे दिया जाए। इलम का मतलब सिंपली कह सकते हो कि जियोग्राफिकल एरिया
टू एकोमोडेट अ पार्टिकुलर डाइवर्स कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को रहने के लिए कोई सेपरेट एरिया, एक घर टाइप का कह सकते हो, रहने के लिए एकोमोडेट करने के लिए कोई जगह। तो तमिल्स को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, तो ये चाहते थे कि इनको एक सेपरेट इलम मिले, सेपरेट जगह मिले जहाँ पे ये रह सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका in by 1980s many political organizations were formed such as Liberation Tiger for Tamilelam LTTE। ये लिबरेशन टाइगर फॉर तमिलेलम, अब समझ में आ रहा है, लिबरेशन टाइगर उसका नाम था, फॉर तमिलेलम का मतलब कि ये वो ग्रुप था जो तमिल एलम की डिमांड ला रहा था सामने, मतलब ये गवर्नमेंट से तमिल एलम, एक सेपरेट तमिल एलम की डिमांड गवर्नमेंट के सामने रख रहा था, उसके लिए ये काम कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसकी वजह से यहाँ तक क्या है, सिन्हाला अपनी सुप्रीमेसी स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तमिल्स जो हैं ये अपने आप को उसमें सिंपली ये सुप्रीमेसी नहीं स्टेब्लिश करना चाहते थे, बट खुद को भी ये रिकॉग्नाइज करवाना चाहते थे कि हम भी हैं भाई, हमको कहाँ छोड़ के जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि सोसाइटी जो है मतलब श्रीलंका में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच गई थी, लोग एक दूसरे को से हेट करने लगे, अपोज करने लगे, इनफैक्ट कह सकते हो कि वहाँ पे मतलब वॉर वगैरह भी शुरू हो गया। अब कंट्री के अंदर खुद में लोग वॉर लड़ रहे थे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ल्ड वॉर? नहीं, वर्ल्ड वॉर तो नहीं बोल सकते हैं, वर्ल्ड वॉर तो वर्ल्ड के अपने डिफरेंट कंट्रीज लड़ती हैं, इसको हम कहेंगे सिविल वॉर। तो सिविल वॉर क्या होती है, सिविल वॉर एक ऐसा वॉर होता है जिसमें एक कंट्री की टेरिटरी के, मतलब सिंपली कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर एरिया के लोग आपस में लड़ते हैं। तो श्रीलंका की में ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, क्यों क्रिएट हुई थी, ये हुई थी सुप्रीमेसी की वजह से। मेजोरिटेरियनिज्म लोग फॉलो कर रहे थे, जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी वो अपना सुप्रीमेसी या डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाहती थी। इसकी वजह से धीरे धीरे सोसाइटी में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो गई। सिविल वॉर की सिचुएशन की वजह से क्या हुआ, थाउजेंड्स वर किल्ड, हजारों लोग मारे गए। मेनी वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स एज रिफ्यूजी, लीव देयर कंट्री एज रिफ्यूजी, बहुत लोगों को कंट्री छोड़ के जाना पड़ा एज ए रिफ्यूजी, इतना ज़्यादा बुरा सिचुएशन हो गया था। और उसके बाद मेनी लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, बहुत लोगों का जो जीवन यापन का साधन था, लाइवलीहुड का मतलब होता है कि जो जीवन यापन का साधन होता है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे घर वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें बहुत लोगों का चला गया, जिसकी वजह से लोगों का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, मतलब सिंपली देख रहे हो कि जितनी चीज़ें हो रही थी सब के सब निगेटिव चीज़ें थी, तो सिविल वॉर होगा तो निगेटिव चीज़ें ही होंगी। तो सोसाइटी, बेल्जियम में भी यही सिचुएशन थी, डाइवर्सिटीज थी, लेकिन बेल्जियन गवर्नमेंट ने एक तरीका अपनाया, सबको इजीली एकोमोडेट करवा दिया, सबको इक्वल दिखाया, और इसकी वजह से वहाँ पे पीस इस्टेब्लिश हो गया, सब लोग शांति से बहुत अच्छे से एकोमोडेट कर गए। लेकिन श्रीलंका की सिचुएशन में उल्टा हुआ, श्रीलंका ने सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करना चाहा, जिसकी वजह से सिचुएशन बहुत बुरा होता चला गया और फाइनली सिविल वॉर की सिचुएशन आ गई, जिसकी वजह से हजारों लोग मर गए और बहुत सारे लोगों को कंट्री छोड़ के एज ए रिफ्यूजी जाना पड़ा, और साथ में बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे जो जिनका लाइवलीहुड लूज कर गया, मतलब कि जो हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड, जिनका जीवन यापन का जो साधन था वो चीज़ खत्म हो गया। अब देखो 2009 तक ये सिविल वॉर चला था। कब से चला था, तो ये सिंपली कह सकते हैं जब से श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ तभी से ये चीज़ चलते आ रहा था। 2009 तक ये चीज़ें चली और फाइनली 2009 में जाके ये जो सिविल वॉर था ये खत्म हुआ। बट सिविल वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत बुरा रहा श्रीलंका पे। क्या इम्पैक्ट था, तो इन 2009 व्हेन सिविल वॉर एंडेड इट कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ कंट्री। जो श्रीलंका का सोशल स्ट्रक्चर था, सोसाइटी जो थी, वो जो वहाँ का कल्चरल सेटअप था, कल्चर जो था वो, और साथ में इकोनॉमी, सारी चीज़ें सेटबैक हो गई। सेटबैक हो गई का मतलब कि बहुत पीछे चली गई, अब बहुत ज़्यादा, मतलब सिंपली कह सकते हो कि हर चीज़ें तबाह हो गई थी, बर्बाद की कगार पे आ गई थी। तो सिंपली देख रहे हो कि पूरी कंट्री सिंपली कह सकते हो कि बर्बाद हो चुकी थी। सिर्फ वजह क्या थी, तो खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये था पूरा आपका श्रीलंका की मेजोरिटेरियनिज्म के एग्जाम्पल की कैसे मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो किया गया, कैसे अपनी सुप्रीमेसी स्टेब्लिश करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से पूरी कंट्री
बर्बाद होने की कगार पे आ गई थी। ठीक है, चलो तो ये हमारा श्रीलंका की कहानी हो गई, बेल्जियम की कहानी हमने देख ली है। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या आउटकम मिलता है, और फिर उसी लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। वैसे समझ तो गए होंगे कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक जगह पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया जिसकी वजह से सिचुएशन बुरी हो गई, दूसरी जगह पे इजीली अकोमोडेट करवा दिए गए। तो पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है ये समझ में आ रहा है। उसी चीज़ को हम एक कॉन्सेप्ट से समझेंगे, ताकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, तो इसका आंसर आप इजीली लिख सको। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।